हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी पूरे मन और लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो हम लोग इस मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को हल करते हैं। केमिस्ट्री जो 8 मार्च को पेपर होने वाला है, पेपर बेस्ड क्या है, मॉडल पेपर है। कैसे मॉडल पेपर को हल करेंगे, कैसे प्रश्न को हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। 4 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। बहुविकल्पी, अतलेखुत्रे, लघुत्तरीय एंड विस्तृत क्वेश्चन, 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग पहले सेक्शन ए मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं, मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होगी। अस्थायी मतलब समझते हैं, मतलब स्टेबल होगी। स्टेबल होगी, क्या होगी, स्टेबल। क्या होगी, स्टेबल। मतलब स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, स्टेबल होने के लिए स्टेबल 3D4 होगा। क्या होगा, 3D4, क्योंकि यह क्रोमियम है। किसका है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 3D3 मतलब 23 है, 3D5 मतलब 25 है और 3D8 मतलब 28 है। यह किसका इसका आता है 4s2। 4s2 क्या आता है, 4s2 और 4s2। तो क्रोमियम ज़्यादा स्टेबल होगा। यह किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्रोमियम का 24। क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण से क्या बनता है। ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण से प्राथमिक एलिफैटिक एमीन बनता है। ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण एक होता है, उसमें क्या बनता है, प्राथमिक क्या होता है, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन। प्राथमिक एलिफैटिक एमीन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एफ क्या है। एफ मतलब क्या है, मतलब किस ब्लॉक का तत्व है। एस ब्लॉक का तत्व है कि पी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, एफ ब्लॉक का तत्व है। एस एफ ई मतलब फेरस। इसका इलेक्ट्रॉन 26 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। 26 डी ब्लॉक तत्व में है। किस ब्लॉक के तत्व में है, डी ब्लॉक के तत्व में है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में भरा, डी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में भरा, डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक का तत्व होगा, किस ब्लॉक का तत्व होगा, डी ब्लॉक का तत्व होगा। किसी भी गैल्वेनिक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या होगा। कोई गैल्वेनिक सेल है, क्या है, कोई गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु हटा देने पर, कोई लवण का सेतु रहेगा उसे हटा देंगे तो सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेल पर क्या प्रभाव। तो सेल के धीरे धीरे घटता है वोल्टेज, तीव्र गति से घटता है, अपरिवर्तित रहता है, अचानक शून्य हो जाता है। क्या होता है, अचानक शून्य हो जाता है। क्या होता है, अचानक शून्य हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मानक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। कोई मानक इलेक्ट्रोड मतलब सुनते हैं, मानक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0.0 वोल्ट होता है। कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 0.0 वोल्ट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, माल्टोस बना होता है। माल्टोस किससे बना होता है, माल्टोस 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे, 2 अणु ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। 2 अणु ग्लूकोज से, किससे बना होता है, ऑप्शन नंबर ए, 2 अणु ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अपक्रिया के लिए ए के विघटन की दर और बी के बनने की दर से निम्न प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है ये दिखाना है। क्या इसमें दिया है, अपक्रिया ए के लिए विघटन, विघटन मतलब घटाना, विघटन मतलब क्या होगा, घटाना। तो -DA/dt विघटन की दर और बी के बनने की दर से निम्न प्रकार संबंधित है। तो हो गया, विघटन घटने की दर हो गई। 1/2 को उल्टा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 घटने की दर है बराबर 1/2 होगा dB/, किसके हो जाएगा, dt के। इधर 2 है तो इधर आएगा मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
मल्टीपल हो जाएगा। dt इक्वल टू 1/4 dB/dt। यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन सेक्शन बी। सेक्शन बी मतलब अतिलेख उत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, एफ ही मतलब किस ब्लॉक का तथ्य है ये पूछा जाता है 1 नंबरी में। आप लोग इसे देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। एफ ही किस ब्लॉक का तथ्य है निकालने के लिए सबसे पहले हम लास्ट वाले में किस ब्लॉक में जा रहा है वही देखेंगे, वही उस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। अब आ गया सेक्शन बी 2 नंबर वाले प्रश्न। सेक्शन बी आ गया 2 नंबर वाले प्रश्न। वांट ऑफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है? पहले हम लोग समझते हैं वांट ऑफ गुणांक क्या है। वांट ऑफ गुणांक पहले क्या समझते हैं? पहले हम लोग समझते हैं वांट ऑफ गुणांक क्या है। वांट ऑफ, तो चलिए समझते हैं। इसका होता है प्रेषित तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे आई से दर्शाते हैं। इसे आई से दर्शाते हैं। इसे आई से दर्शाते हैं। और क्या पूछा है इसमें? अणुसंख्य के सभी मान, अणुसंख्य के सभी मान विलेय के अणुभार के बराबर होता है। विलेय के अणुभार के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। यही लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं वांट ऑफ गुणांक इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं। एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं क्या होती हैं पूछा है। जैसे एनिलीन का विभिन्न अनुनादी संरचनाएं पूछा है, फिनाल का भी पूछ लेता है अनुनादी संरचनाएं क्या होगी, बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं क्या होती हैं पूछ लेता है। तो चलिए आइए सीखते हैं। पहले एनिलीन की संरचना बनाते हैं। एनिलीन की संरचना बनाते समय इसमें दिया है एनिलीन। सबसे पहले एक बेंजीन रिंग लेंगे। क्या लेंगे? एक बेंजीन लेंगे, उसमें NH2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? NH2। ये किसका हो गया? एनिलीन। यहाँ N के पास एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? N के पास एक लोन पेयर होता है। यही लोन पेयर पूरे बेंजीन पर दोलन करता है। पूरे बेंजीन पर क्या करता है? दोलन। ये जो लोन पेयर है ये पूरे बेंजीन रिंग पर दोलन करता है। क्या करता है? दोलन करता है। यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो इसकी संरचना होगी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसकी संरचना हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड जब हटेगा तो यहाँ से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड और यहाँ से बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड यहाँ मान लेते हैं, एक बॉन्ड यहाँ मान लेते हैं, एक बॉन्ड यहाँ मान लेते हैं। ये यहाँ से आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 5। तो कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो अनस्टेबल हो जाएगी, अस्थायी हो जाएगी। 5, उसे 4 ही चाहिए। तो यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा।
कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो इसकी संरचना यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। NH2 2 2 4 यहाँ माइनस हो गया, तो ये जो बॉन्ड है तो यहाँ बच गया बॉन्ड, ये वाला यहाँ हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो गया। फिर ये जो है यहाँ से यहाँ आएगा, अब ये वाला यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बॉन्ड वहाँ बन जाएगा। ऐसे ही पूरे घटना चलती है, ऐसे ही अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। ये क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है। यही क्या है, अनुनादी संरचनाएं है। इन्हीं की क्या है, अनुनादी संरचनाएं। चलिए हम लोग देखेंगे अंतराकाशी यौगिक क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतराकाशी यौगिक। अब हम लोग समझते हैं अंतराकाशी यौगिक। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, आयन या अणु, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु कोष्ठक में आयन या अणु निश्चित अनुपात में मिलते हैं, किस एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उनके मिलने से यौगिक निर्माण होता है और उस यौगिक के मध्य कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। मिलते हैं, क्या होते हैं, मिलते हैं, उनके मिलने से यौगिक निर्माण होता है, यौगिक निर्माण होता है और उस यौगिक के मध्य कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। उस यौगिक के मध्य कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। इसे ए मान लेते हैं, कोई एक ए यौगिक हो परमाणु हो गया और एक बी परमाणु हो गया। ये दोनों जब मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनके बीच कुछ रिक्त स्थान होगा। उसी रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है K4 ब्रैकेट में या फिर ब्रैकेट में Cn का होल 6 ब्रैकेट बंद के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों के को लिखिए। इस यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। इस यौगिक में किसका पूछा है, Fe का। इस यौगिक में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। अब हम लोग चलते देखते हैं कि जलीय विलयन में उत्पन्न आयन, जो उत्पन्न आयन होंगे, इसके जलीय विलयन में उत्पन्न क्या होंगे, आयन होंगे। एक 4 के प्लस में टूटेगा और एक टूटेगा और Cn Fe क्या होगा, FeCN6-4 में टूटेगा। इस दो जलीय विलयन, दो आयन उत्पन्न होंगे, एक 4 के प्लस होगा, एक FeCN का होल साइज -4, घाते माइनस कितना होगा 4। इन दोनों आयन में टूटेगा। यहाँ पे 4 प्लस है तो इसलिए यहाँ 4 माइनस होगी, क्योंकि जितने प्लस में होंगे उतने माइनस में होंगे, वही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, K4FeCN6 बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं Fe क्या ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है निकालने के लिए। 4 पोटेशियम कितना हो, 4 पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम का 1 होता है। पोटेशियम कितना होता है, 1। यक्स Fe के निकालने हैं, मान लेते हैं यक्स। Fe का क्या निकालना है, Fe का निकालना है तो मान लेते हैं क्या, यक्स। प्लस Cn का होता है -1 + 6, टोटल 0 के बराबर होगा। टोटल कितने के बराबर होगा, 0 के, क्योंकि टोटल +4 -4 0 हो जाएगा, बराबर 0 को हो जाएगा। तो यहाँ होगा 4 + x - 6 = 0। 4 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 = 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, +2। Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, +2 आया। Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, +2 आया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, परिवर्तन या
परिवर्तन या प्राप्त करें, परिवर्तन या प्राप्त करना। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन क्या आएगा, क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन मतलब समझते हैं, क्लोरोएथेन मतलब क्या होगा, CH3 या इसे कहते हैं C2H। ये क्लोरो है, एथेन हो गया, इसमें Cl जोड़ देंगे तो क्लोरो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ब्यूटेन, अब ब्यूटेन प्राप्त करना है तो ब्यूटेन प्राप्त करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 कार्बन लाना पड़ेगा। तो क्लोरोएथेन इसे 2 बार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 बार। जैसे अब उड्स अपक्रिया से आएगा, किस अपक्रिया से आएगा, उड्स, ये हो जाएगा। उड्स अपक्रिया क्या होता है, CH3CH2Cl प्लस Na सोडियम धातु के साथ, फिर 2 क्लोरोएथेन को CH3CH2Cl को सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, CH3CH2CH2CH3, ये क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया, या ब्यूटेन प्राप्त होगा। किस क्या प्राप्त होगा, ब्यूटेन प्लस और क्या प्राप्त होगा, प्लस NaCl, क्या प्राप्त होगा, NaCl। NaCl 2 है, Na 1 है, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे, 2 Na, यहाँ पूरा बैलेंस, यहाँ 2 लिख देंगे, 2 Na और 2 Cl हो जाएगा। तो समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन से, क्या है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना। यह क्रिया थोड़ा अच्छी है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने से क्या होता है, सबसे पहले एनिलीन का सूत्र लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, एनिलीन का रिंग संरचना बनाएंगे। ये हो गया एनिलीन, क्या हो गया, यह एनिलीन का हो गया। इससे किसके साथ गर्म करेंगे, जानते हैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ और 0.5 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो यह प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। प्राप्त होगा N2Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। अब इसको हम लोग HCl के साथ गर्म करेंगे। किसके साथ गर्म करेंगे, HCl के साथ गर्म करेंगे और कॉपर पाउडर के साथ, किसकी उपस्थिति में, कॉपर पाउडर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जानते हैं, इसे कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। ये पूरा क्या हो गया, सेंडमेयर रिएक्शन। इतना पूरा ही सेंडमेयर रिएक्शन के अंतर्गत आता है। और कॉपर पाउडर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जानते हैं, प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस यहाँ से निकलेगा प्लस HCl निकलेगा। क्या निकलेगा, HCl। अब क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त हुआ, HCl के साथ उपस्थित कराते हैं। क्या कराते हैं, HCl, यहाँ से Cl चला जाएगा। क्या Cl चला जाएगा, जब Cl चला जाएगा तो HCl हो जाएगा। एक Cl है ही, N2 यहाँ से निकलेगा तो N2 गैस नाइट्रोजन के रूप में यहाँ से निकलेगा, यहाँ तो माइनस हो जाएगा, क्या यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस रिएक्शन करेंगे तो Cl हो जाएगा और N2 निकलेगा और HCl बच जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl बच जाएगा। यही है, क्या है, यही है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना। इसे हम सेंडमेयर रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन भी। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, 3 नंबर के। तो चलिए हम लोग पहले सवाल को हल देखते हैं। पहला सवाल है न्यूमेरिकल है। पहला सवाल क्या है, एक न्यूमेरिकल है। 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया एथेनॉल तथा जल की मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश मतलब समझते हैं, मोल अंश मतलब मोल प्रभाज। मोल अंश क्या होता है, मोल प्रभाज होता है। क्या होता है, मोल प्रभाज होता है। अब हम लोग अलग अलग निकालेंगे, इसमें अलग अलग निकाल लेंगे, अलग अलग मोल अंश निकालेंगे, क्योंकि भार दिया है। डब्लू क्या दिया है, भार, ये डब्लू दिया है। डब्लू किसका है, एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। कितना दिया है, 46 ग्राम। कितना दिया है, 46 ग्राम। इसका अणुभार निकालेंगे, यम। क्या निकालेंगे, अणुभार। अणुभार निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को द्रव्यमान संख्या पता होनी चाहिए।
क्या पता होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कार्बन कितना होता है 12, कार्बन कितना होता है 12, 2 गुणे 12 धन, हाइड्रोजन का 1, 1 गुणे 5 धन, हाइड्रोजन कितना है 16 धन 1 जोड़ देंगे, 12 दूना 24, 24 कितना हो जाएगा 46, 24 5 29, 29 और 17 कितना होगा 46, 29 और 17 कितना होगा 46, और भार कितना आया एम बराबर कितना है 46, मतलब ये इथेनॉल का अणु भरा है, किसका है इथेनॉल का अणु भरा है। सेम हम लोग जल का निकालते हैं, जल WH2O दिया है, WH2O कितना दिया है 54 ग्राम, मतलब H2O का भार कितना दिया है 54 ग्राम, कितना दिया है 54 ग्राम। अब H2O का भार निकालते हैं, क्या निकालते हैं MH2, हाइड्रोजन 2 है, 2 गुणे 1 धन, ऑक्सीजन 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, और भार कितना आया 18 आया, कितना आया 18 आया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग निकालते हैं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या एन बराबर क्या होता है W/M, एन बराबर क्या होता है W/M, मतलब मोलों की संख्या, अलग अलग मोल निकालेंगे। मतलब पहले EN किसका है जानते हैं C2H5OH का, OH का ए है N, तो भार कितना दिया है 46, अणुभार कितना निकाला है 46, भाग देंगे 1, कितना मोल आया 1 मोल, मतलब 1 मोल इथेनॉल होगा। अब हम लोग इसी प्रकार H2O का मोल निकालेंगे, N बराबर होगा W/M, क्या होगा W कितना दिया है 54, और भाग दें 18 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 3, मतलब 1 मोल इथेनॉल और 3 मोल क्या होंगे जल के होंगे। तो हम लोग निकालने के लिए मोल अंश, क्या निकालना है मोल अंश, मोल अंश समझते हैं, मोल अंश मतलब मोल अंश, मोल अंश निकालना होता है। तो हम लोग कैसे मोल अंश कैसे निकालते हैं, जो विलेय का भार होता है विलायक का भार होता है। अब हम लोग मोल अंश किसका निकालना है, मोल अंश निकाल रहे हैं C2H5OH का मोल अंश निकाल रहे हैं। तो इसका जो मोल है कितना मोल है 1 बट्टा टोटल मोलों की संख्या, टोटल मोल कितने हैं 1 मोल इसका है, कुल मोल कितने होंगे, कुल मोल 1 धन 3 बराबर कितना होगा 4, तो कुल मोल कितने हैं 4। विलायक के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या अलग अलग निकालेंगे। तो मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो C2H5 का OH का क्या निकालेंगे मोल प्रभाज, तो मोलों की संख्या किसका C2H5OH का मोलों की संख्या बटा टोटल मोलों की संख्या, टोटल मोलों की संख्या कितना है 4 बटा 4 कर देंगे। ये किसका निकला है मोल प्रभाज, C2H5OH का मोल प्रभाज निकलेंगे। अब हम लोग देखते हैं H2O का मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल प्रभाज, विलायक मतलब टोटल कितना है 3 है, टोटल मतलब विलायक का मोल कितना है 3 है, और टोटल कितना है 4 है, टोटल कितना है 4, तो H2O का मोलों की संख्या कितना, मोल प्रभाज कितना हो जाएगा 3 बटा 4, और C2H5OH का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा 1 बटा 4। समझ गए आप लोग, देख लीजिए ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम में, कोई ना कोई केवल डेटा चेंज हो जाएगा, इथेनॉल के जगह मिथेनॉल हो जाएगा, ग्राम जल की जगह कोई और द्रव्य दे देगा, विलायक दे देगा, बस यही डेटा चेंज रहेगा और सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, बस ऐसे ही आप लोगों को निकालना है मोल प्रभाज। अब हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए, हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। चलिए हम तो देखते हैं, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग डेटा जो दिया है उसका मान लिख लेते हैं। W विलेय का भार, W क्या है विलेय का भार, क्या है विलेय का भार, W विलेय का भार कितना दिया है 45 ग्राम, कितना दिया है 45 ग्राम, और इस कैपिटल तो स्मॉल W, अब कैपिटल W हो जाएगा, विलायक का भार कितना दिया है 600 ग्राम, कितना दिया है 600 ग्राम दिया है। तो उसका हिमांक क्या होता है, हिमांक का अनुमान सूत्र होता है डेल्टा TF, क्या होता है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W/1000 अपॉन क्या होता है M इंटू कैपिटल W, क्या होता है कैपिटल W। अब हम लोग M यहाँ क्या है जानते हैं विलेय का अणुभार, M क्या है विलेय का अणुभार, मतलब C2H6
O2 का अणुभार निकालते हैं, कितना निकल के आएगा जानते हैं? कार्बन 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, सॉरी हाइड्रोजन 6 है, प्लस ऑक्सीजन 2, 16 दूना 32, 6 4 10 2 12 हो गया, और 3 2 5 1 6 62। अणुभार कितना निकल के आया? 62। कितना निकल के आया? 62। और डेल्टा टी एफ का मान, हम के एफ का मान होता है क्या, कितना होता है जानते हैं आप लोग? के एफ का मान होता है 1.86 होता है। यहाँ पे के एफ का मान होता है 1.86 होता है, ये फिक्स वैल्यू है। चलिए अब हम लोग सभी वैल्यू को सूत्र पे रखते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ का मान कितना हुआ? 1.86 इंटू डब्लू। डब्लू मतलब समझते हैं? डब्लू मतलब भार कितना दिया है? 45 ग्राम। कितना दिया है? 45 गुणे 1000 बट्टा एम का मान कितना? अणुभार 62 गुणे, और डब्लू ब्लैक का भार कितना दिया है? 600 ग्राम। कितना दिया है? 600 ग्राम। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल हो गए। कितना हो गए? 2 0 कैंसिल हो। 6 से काटेंगे इसे, 6 तेरे 18, 6 के 6 .31 आगे, कितना आ गया? 0.31। यहीं से काटेंगे, 31 दूना कितना होगा? 62। 31 से करना में 31, तो यहाँ से 0.01 बचा और 2 बचा। 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 5 10, 5 बार में कट गया। 5 45 गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा? 0.45 और गुणे 5, 0.45 गुणे 5 बचा है, इसका गुणा करेंगे। 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना है? 2.25 केल्विन आया, 2.25 केल्विन आया। हिमांक का अनुमान आ गया। हिमांक का क्या आ गया? अनुमान आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। एवं हिमांक की गणना कीजिए। हिमांक की गणना के लिए सूत्र होता है, हिमांक की गणना के लिए सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? आप लोग को पता है? सूत्र होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू TF1 माइनस TF2। क्या सूत्र होता है? TF1 माइनस डेल्टा TF का मान कितना निकल के आया? 2.25, और TF1 का मान कितना दिया जानते हैं? 273। कितना होता है? 273.15। कितना होता है? 273.1 TF2। अब TF2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 273.15 माइनस 2.25 में से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा? 270 माइनस 0.90, इतना वैल्यू निकल के आएगा। ये हो गया हिमांक। हिमांक का अनुमान और हिमांक, ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आएगा या डेरिवेशन आएगा, सिद्ध करना है कैसे आएगा, ये सब आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिनाइल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। महत्वपूर्ण अनुप्रयोग मतलब प्रयोग। क्या है? प्रयोग पूछा है। रेशम उद्योग में होता है। फिनाइल का उपयोग कहाँ होता है? उपयोग रेशम उद्योग में होता है। कहाँ होता है? रेशम उद्योग में होता है। दूसरा कहाँ होता है? दूसरा होता है कीटनाशक के रूप में होता है। फिनाइल का उपयोग कहाँ होता है? कीटनाशक के रूप में। तीसरा होता है औषधि के रूप में भी होता है। कहाँ होता है? औषधि के रूप में भी होता है, और चौथा क्या है? चौथा कहाँ होता है? चौथा होता है कार्बनिक यौगिक के निर्माण के लिए होता है। कहाँ होता है? कार्बनिक यौगिक के निर्माण के लिए होता है। निर्माण के लिए होता है। निर्माण के लिए होता है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर में नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4, हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। हार्मोन मतलब समझते हैं? हार्मोन मतलब जागृत होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त होकर वह मृत हो जाता है। क्या होता है? मृत हो जाता है। अब जैसे देखते हैं हार्मोन आपके शरीर के सभी कोशिकाओं को विनियमित करते हैं। क्या कहते हैं? विनियमित करते हैं। आपके शरीर के उपापचय विकास और कई अन्य कार्यों को नियंत्रित करते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ होते हैं, जरूरत के हिसाब से निकलकर कार्य को खत्म करके नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो काम होता है वो अपना काम करेंगे और अपने आप क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। यही हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सेक्शन डी देखते हैं। क्या देखते हैं? सेक्शन डी मतलब लास्ट सेक्शन देखते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आते हैं सेक्शन डी। चलिए हम लोग देखते हैं। फिनाल प्राप्त करने की अपक्रिया। फिनाल किससे प्राप्त किया जाता है? एक अपक्रिया लिखिए, उसके बाद अपक्रिया कराइए जिंक चूर्ण के साथ, सांद्र HNO3 के साथ, ब्रोमीन जल के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिनाल पूछता है और कोई भी पूछ लेगा अपक्रिया कराने को दे देगा। तो चलिए हम लोग फिनाल। जब बेंजामीन को जल के साथ गर्म करते हैं तो फिनाल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? फिनाल। जब बेंजामीन समझते हैं, पहले फिनाल प्राप्त करते हैं। ये हो गया, ये क्या हो गया? फिनाल। क्या हो गया? बेंजामीन NH2 प्लस जल के साथ, किसके साथ? जल के साथ गर्म करते हैं। जल के साथ क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करेंगे तो ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। टूटेगा तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से NH2 निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। यहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ से निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस NH3 गैस बनेगा, NH3 गैस बनेगा, प्लस OH माइनस रहेगा। OH माइनस यहाँ आके रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा? फिनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा? फिनॉल बनाएगा। यह फिनॉल प्राप्त करने की विधि। क्या बनाएगा? फिनॉल प्राप्त करें और क्या मिलेगी? NH3 गैस। क्या मिलेगी? NH3, जिसे क्या कहते हैं? अमोनिया गैस, अश्रु गैस भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला क्या है। चलिए देखते हैं। अब फिनाल को किसके साथ? जिंक चूर्ण। किसके साथ? पहला है फिनाल है। क्या है? फिनाल को जिंक चूर्ण मतलब ZN के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? बेंजीन। क्या प्राप्त होगा? बेंजीन प्राप्त होगा प्लस ZN जिंक ऑक्साइड प्राप्त। क्या प्राप्त होगा? जिंक ऑक्साइड। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है? जब फिनाल को, किसको? फिनाल को HNO3 के साथ हीट करते हैं, क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। देख लीजिए क्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ हो जाएगा NO2, यहाँ हो जाएगा NO2 और यहाँ हो जाएगा NO2 प्राप्त होगा। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। प्लस H2 गैस, प्लस क्या निकलेगा? H2 गैस। क्या निकलेगा? H2 गैस। H2 यहाँ से है, यही प्राप्त होगा। इसका नाम होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या होगा? 6। 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ट्राई नाइट्रोफिनाल। क्या प्राप्त होगा? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? जब फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, ये हो गया फिनाल ब्रोमीन जल Br2 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा जानते हैं? प्राप्त होगा OH Br, यहाँ से Br और यहाँ भी क्या हो जाएगा? Br। क्या हो जाएगा? एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, यहाँ हो जाएगा प्लस HBr। 3 1 4 है यहाँ पे। अगर 3 लिख दे, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ 3 लिख दे क्योंकि हाइड्रोजन 1 2 3 निकला है, 3 हाइड्रोजन भी निकल गया। HBr 6 हो गया, 6 हो गया। इसका नाम हो जाएगा 2 4 6। देखते हैं 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, 4 पे है, 5 नहीं है, 6 पे ब्रोमीन है। 2 4 6 ट्राई ब्रोमो।
और फिनाल, ट्राइब्रोमोफिनाल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? फिनाल। इससे रिएक्शन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब रासायनिक समीकरण द्वारा बताना है क्या होगा जब मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया KCN से होगी। मेथिल क्लोराइड मतलब समझते हैं? CH, मेथिल क्लोराइड। मेथिल मतलब एक कार्बन, मेथिल मतलब एक कार्बन, एथिल मतलब दो कार्बन, प्रोपिल मतलब तीन कार्बन। इसमें मेथिल बोला है एक कार्बन, प्लस KCN के साथ, किसके साथ? KCN के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा जानते हैं? मेथिल साइनाइड। क्या प्राप्त होगा? मेथिल साइनाइड। यहाँ से के प्लस और CN माइनस निकलेगा, यहाँ से Cl माइनस और CH3 प्लस में निकलेगा। CN इसके साथ आएगा KCl, और क्या बचेगा? KCl, एक लवण प्राप्त होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है? एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जलीय KOH से। एथिल क्लोराइड मतलब समझते हैं? एथिल क्लोराइड, यहाँ पे एथिल बोला है तो दो कार्बन, एथिल क्लोराइड का अपक्रिया जलीय विलयन KOH के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? यहाँ से OH माइनस K प्लस, यहाँ Cl, तो प्राप्त होगा C2H5ON, एथेनॉल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एथेनॉल, प्लस KCl, एक लवण प्राप्त होगा। इसका एक क्या है? एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। मेथिल साइनाइड है। ये क्या है? मेथिल साइनाइड है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है? जब N ब्यूटिल क्लोराइड की अपक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ किया जाता है। N ब्यूटिल क्लोराइड मतलब समझते हैं? N ब्यूटिल क्लोराइड क्या है? यह N ब्यूटिल क्लोराइड है, किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। क्या KOH के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होगा जानते हैं? फिनाल। क्या प्राप्त होगा जानते हैं? फिनाल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? फिनाल, प्लस KCl मतलब लवण। क्या प्राप्त होगा? लवण। जब N ब्यूटिल क्लोराइड को KOH के साथ क्रिया कराई जाती है तो फिनाल प्लस लवण प्राप्त होगा। अब देखते हैं ये क्या है जानते हैं? C6H5ON ने प्लस C2H5Cl से क्या प्राप्त होगा? इससे बनेगा क्या प्राप्त होगा? तो लिखते हैं C6H5ONA प्लस C2H5Cl, इसे मिलाकर क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा C2H5O। क्या प्राप्त होगा? C2H5O C6H5, इसे प्लस NaCl प्राप्त होगा। यह है एथिल एथॉक्सी मेथ एथ प्रोब्यूटेंट हेक्स। छठ है हेक्सेन। एथॉक्सी क्या हो जाएगा? एथेन, ROR-, यह है ROR-, मतलब क्या है? ईथर। इसमें क्या जुड़ता है? ऑक्सी। क्या जुड़ता है? ऑक्सी में जुड़ता है। अब हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की अपक्रिया Mg के साथ। शुष्क ईथर मतलब समझते हैं? शुष्क ईथर ब्रोमो बेंजीन क्या है? ब्रोमो बेंजीन है, एक बेंजीन रिंग है, उस पर क्या है? ब्रोमो है। क्या है? ब्रोमो। किसकी? Mg की साथ। किसकी उपस्थिति में? ईथर कैसा? शुष्क हो। ईथर कैसा हो? शुष्क हो। तो क्या प्राप्त होगा जानते हैं? प्राप्त होगा MgBr। क्या प्राप्त होगा? MgBr प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? MgBr, यही प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लो, अभी IPC का नाम जिक्र हुआ था और IPC आ गया है। IPC नामकरण करें। IPC क्या करें? नामकरण करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नामकरण कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 बेंजीन है तो 6 होंगे रिंग। तो हम लोग देखते हैं 1 2 3 4, एक पे है, एक हो गया, 4 हो गए, एक हो गया 4, 2 बार है मेथिल तो डाई मेथिल। क्या हो जाएगा? डाई मेथिल। क्या हो जाएगा? डाई मेथिल। 3 पे आल है तो क्या लिखेंगे? 3 आल।
3 आल, उसके बाद क्या लिखेंगे, बेंजीन रिंग है तो बेंजीन लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,4 डाइमेथिल बेंजेनाल, क्या लिख देंगे, बेंजेनाल। या लिखेंगे 1,4 डाइमेथिल 3 आल बेंजीन, चाहे दोनों में से चाहे जो लिखो आप, सही है, या सही है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 ब्रोमो टी इन पेंटीन, इसका क्या करना है, आईपीसी में लिखना है, इसका नामकरण क्या होगा, इसे समीकरणों सूत्रों द्वारा लिखना है। 4 ब्रोमो 2 इन पेंटेन है। सबसे पहले क्या है, पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, पेंटेन मतलब कितने कार्बन, 5। एक हो जाएगा CH, पहले हम सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। अभी हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमें क्या लिखना है, यहाँ पे दिया है 2 इन, तो हम लोग यहाँ से नाम करते हैं 1 2, 2 पे इन लगाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2 1 3 1 4 बैलेंस हो गया, 2 1 3 1 4 ये भी बैलेंस हो गया। ये बैलेंस नहीं है, इसका 1 2, यहाँ पे अगर 3 लिख देंगे CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 लिख देंगे तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, 1 2 3, यहाँ पे 3 है। तो हमें बोला है कितना पे बोला है, 4 ब्रोमो, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे, ब्रोमीन, क्या जोड़ देंगे, ब्रोमीन। ऐसे ही सबसे पहले जितने कार्बन हैं, सबसे पहले कार्बन को संख्या लिखो, उसके बाद कार्बन को बैलेंस कर लो, और बैलेंस करने के लिए जो बोला है वो लिखते चलो। ब्रोमीन 4 पे बोला है, 4 ब्रोमीन लिख दिया, 2 इन पे बोला बॉन्ड लगा दिए, उसके बाद जब बैलेंस करना है कार्बन हाइड्रोजन की संख्या को बढ़ा देंगे, उससे बैलेंस कार्बन के बैलेंस के अनुसार यही होगा। 2 ब्रोमो 2 4 4 ब्रोमो 2 इन पेंटेन, क्या होगा, 4 ब्रोमो 2 इन पेंटेन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। एमिनो अम्ल समझते हैं, एमिनो अम्ल में दो, एक एमिन होगा, एक अम्ल, एक एमिन और एक क्या होगा, एक एमीन होगा और एक क्या होगा, कार्बनिक समूह COOH, क्या होगा, COOH। चलिए एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अणु दोनों जैविक अणु हैं। कैसे अणु हैं, जैविक अणु है, जो जीवित प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। एमिनो अम्ल भी और क्या है, और न्यूक्लिक अणु दोनों जैविक अणु हैं, जो जीवित प्राणियों के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक क्या है, एमिनो अम्ल वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक एमिनो समूह NH2 और एक कार्बनिक समूह COOH, मतलब क्या हो, ये प्रोटीन के निर्माण के खंड होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ये उभयदंत यौगिक की तरह व्यवहार करते हैं। इनका कारण है कि इनके पास अम्लीय व क्षारीय दोनों समूह होते हैं, समझते हैं, इसे अम्लीय कहते हैं। COOH मतलब क्या होता है, अम्लीय। NH2 मतलब क्षारीय, NH2 मतलब क्या होगा, क्षारीय होता है। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और संचारित करते हैं। आनुवंशिक जानकारी मतलब समझते हैं, न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक जानकारी मतलब समझते हैं, हमारे अंदर DNA की जानकारी रखते हैं या RNA की जानकारी रखते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। आनुवंशिक जानकारी की मतलब DNA और RNA की वो जानकारी रखता है, से बने बहुलक होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड से बने बहुलक होते हैं। ये सभी कोशिकाओं और कुछ वायरस में पाया जाता है। इसके 2 प्रमुख वर्ग हैं, एक DNA है, एक RNA। इनका फुल फॉर्म कभी पूछ लेता है 1 नंबर में, DNA RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड RNA का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, अथवा करके भी आता है। वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम, 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। 293 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की क्या करना है, गणना करना है। इस सवाल है। अब हम लोग पहले समझते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसका सूत्र होता है P0। अब हम लोग विलयन का वाष्प दाब P0 माइनस PS, ये क्या हो गया, इस सोल्यूशन को हो गया, ये क्या हो गया, विलेय का बट्टा P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA बराबर होता है NA
अपान एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सभी वैल्यूओं को लिखते हैं। पी नाट का वैल्यू कितना दिया है समझते हैं। पी नाट का वैल्यू दिया है 17.535 एच जी दिया है। एन ए का निकालना होता है, एन ए निकालना है। एन ए का भार बटा ए का अणुभार। ए का मतलब विलेय का भार, ए का मतलब क्या होता है विलेय, ये मतलब यहाँ पे क्या होगा विलेय, ये मतलब क्या होगा विलेय। विलेय का भार कितना दिया है जानते हैं 25। और अणुभार कितना निकालना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसका अणुभार निकालेंगे जानते हैं कितना आएगा, अणुभार निकालेंगे तो इसका आएगा 12 छंग 72, 12 89 और 16 छक्का 96, 180 लगभग आएगा। कितना आएगा 180 आएगा। कितना आएगा 180 अपान 180 हो जाएगा। और एन बी विलायक का अणुभार, विलायक का भार मोलों की संख्या भार तो हो जाएगा कितना दिया है 450 ग्राम। कितना दिया है 450 बट्टा H2O, विलायक मतलब क्या होगा H2O मतलब 18। कितना हो जाएगा 18। हम लोग सूत्र जानते हैं क्या होता है, सूत्र यहाँ पे पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, टोटल मोलों की संख्या। इसी सूत्र पे रख देंगे। तो सूत्र रखें 17 विलायक का पूछा, इसमें देखो विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए सोल्यूशन की। 17.535 बट माइनस पी एस 17.535 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/180। एक का क्या होगा ए के मोलों की संख्या बट्टा फिर ए के मोलों की संख्या बट्टा बी के मोलों की संख्या। बी के मोलों की संख्या कितना दी है 450/18। हम लोग इनका नीचे वालों को क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसे हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो 25/180 आएगा बट्टा नीचे वालों को एलसीएम लेंगे तो 180 एलसीएम हो जाएगा। 25 गुणे 1 हो जाएगा, 180 से भाग देंगे जितना आएगा ऊपर गुणा करेंगे 1 आ गया। फिर प्लस 450 है 450 लिख देंगे, 18 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25/180 बट्टा 25 प्लस 4500/180, 180 से 180 डिवाइड हो गए तो बचा कितना 25/45 25 आ गया। कितना आ गया 45/25। ये किसके बराबर है 17.535 माइनस पी एस अपान 17.535 इक्वल टू कितना आ गया 25/45 25 आ गया। ये इसका इधर गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 17.535 माइनस पी एस इक्वल टू 25 गुणे 17.535 बटा 45 25 हो जाएगा। पी एस को इधर लेगा, इसको इधर लेंगे 17.535 क्या हो जाएगा माइनस 25 गुणे 17.535 बटा कितना हो जाएगा 45 25 बराबर कितना हो जाएगा पी एस के। जब इसे इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा जानते हैं 79,345.875। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 79,345.875 875 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 438 कितना आएगा 438.315 315 गुणा करके आप लोग देख लेंगे, मैंने कैलकुलेटर से किया है अपान पी एस हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा 45 25 अपान कितना हो जाएगा 45 25। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा जानते हैं 78,907। कितना आएगा जानते हैं 78,907 .875 भागे कितना 45 25। ये किसके बराबर आए हैं पी एस के। भाग देंगे कितना आएगा जानते हैं 17.438 नियर अबाउट इतना आएगा। यही इसका क्या होगा आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। वाष्प दाब में अनुवन संबंधी राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षित अनुवन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यही राउल्ट का नियम है। चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं एक अगले अनसॉल्व्ड में किसी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के अनसॉल्व्ड के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है।
फरवरी के लास्ट तक मेरा टारगेट 5000 है। आप लोग उसे पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है, इसलिए मैं कंटेंट अच्छा बनाऊंगा, ये भी मुझे विश्वास है। आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसे कंटेंट बनाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।